नमस्कार। स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बनाया रियल, लाइक्स को बना दिया लाइफ और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, अपनी क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी यहाँ शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से लेकर रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जब गोलियां बरस रही थीं, तब एक युवा अधिकारी अपने सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकियों की ओर बढ़ रहा था। ये कहानी है उस वीर की जिसके लिए सेना सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि बचपन से देखा गया एक सपना थी। देहरादून में पले बढ़े मेजर विवेक गुप्ता ने बचपन से ही शौर्य और बलिदान की कहानियां सुनी। इन्हीं कहानियों ने उनके भीतर देश सेवा का एक ऐसा जज्बा जगाया जिसने उन्हें भारतीय सेना का एक असाधारण योद्धा बना दिया। कारगिल युद्ध में राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने दुश्मन के कब्जे वाली रणनीतिक चौकियों पर हमला करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। जय हिंद भारतवासियों। कारगिल जंग की कहानी आपने खूब सुनी होंगी। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए इस जंग की सबसे महत्वपूर्ण जीत कौन सी थी, तो ज्यादातर लोगों को टाइगर हिल का नाम याद आएगा। लेकिन सच ये है कि अगर टू राजपूताना राइफल्स की चार्ली कंपनी के उस कमांडर ने वो फैसला नहीं लिया होता, तो शायद टाइगर हिल की वो राह इतनी आसान नहीं होती। ये फैसला था तोलोलिंग की पहाड़ी पर दुश्मन को हराने का। इस लड़ाई के हीरो थे महावीर मेजर विवेक गुप्ता, जिन्होंने अपने साथियों से कहा था कि मैं तोलोलिंग की ओर तो जा रहा हूं, लेकिन अगर ना लौटूं तो मुझे गोली मार देना। यह अफसर वापस नहीं लौटा, मगर आया तो उसका शौर्य और देश के लिए कारगिल में एक और जीत। घर वालों को मिला उसके अंतिम संस्कार के बाद उनका लेटर, जिसमें लिखा था, पापा मैं जरूर लौटूंगा। नमस्कार, मैं नृपेंद्र हूं और आप देख रहे हैं खास शो शौर्य गाथा। तोलोलिंग के शेर मेजर विवेक गुप्ता 2 जनवरी 1970 को देहरादून में कर्नल BRS गुप्ता के घर में जन्मे थे। जन्म स्थान वैसे तो पहाड़ की गोद में बसा एक शांत शहर ही है, लेकिन वहां की हवाओं में सैन्य अफसर कैडेट्स के कदमताल की गूंज है, यानी भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। फौजी अफसर का बेटा होने के कारण उनको बचपन में युद्ध के शौर्य से लेकर सेना की कमाराडरी के किस्से सैकड़ों सुनने को मिले। विवेक ने केवल उन कहानियों को सुना ही नहीं, बल्कि जिया भी था। शायद इसीलिए जब पापा ने विवेक से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो जवाब आया, फौजी। कर्नल BRS गुप्ता याद करते हैं कि जब मैंने उससे उसकी फेवरेट यूनिट के बारे में पूछा था, तो उसने कहा था कि मैं मोजे और पतलून गिनने के लिए नहीं बना हूं, मैं इन्फेंट्री का जवान बनने के लिए पैदा हुआ हूं। और इसी सपने को पूरा करने की जिद ने उन्हें ऐसा ढाला कि उन्होंने यह ठान लिया कि वो हर चीज हासिल करेंगे जिसका उन्होंने सपना देखा है। इसी जिद ने उनको वापस उनके जन्म वाले शहर में लाकर खड़ा कर दिया। इस बार किसी बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक जेंटलमैन कैडेट के रूप में, यानी भारतीय सेना के अफसरों को ट्रेनिंग देने वाली संस्था देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी तक। कई महीनों की कठोर ट्रेनिंग के बाद जेंटलमैन कैडेट विवेक गुप्ता आखिरकार भारतीय सेना के अधिकारी बने और 13 जून 1992 को उनको सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स की 2री बटालियन में कमीशन मिला। एक कहानी है कि जब सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक पहली बार अपनी पलटन पहुंचे थे, तो यूनिट की पुरानी परंपरा के अनुसार उनको कहा गया कि वो एक ऊंचे खंबे पर लगी कैप को उतारें, और ऐसा सभी नए यंग अफसर्स को वहां करना होता था। अब समस्या ये थी कि खंबे पर ग्रीस लगा होता था, हर कोई फिसल जाता था। उस दिन भी यूनिट के सभी सीनियर अधिकारी और साथी यही उम्मीद कर रहे थे।
हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन विवेक बार बार गिरने के बाद भी चढ़ते रहे। उनके हाथ छिल गए, कपड़े खराब हो गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने खंबे से वो कैप उतार ही ली। उस दिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यही जिद एक दिन तोलोलिंग की चोटी पर भी दिखाई देगी। उन्होंने अपनी सर्विस शुरू की और लगभग 2 सालों के बाद साल 1994 में उनकी यूनिट को कुपवाड़ा में तैनात कर दिया गया। उस समय लेफ्टिनेंट विवेक यूनिट के एडजुटेंट हुआ करते थे, यानी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां थी। उनको कागजों को सही रखना, फाइलें दुरुस्त रखनी, यूनिट्स के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना, ये सब करना था। लेकिन उनको ये सब पसंद नहीं आता था। उनको तो फील्ड ऑपरेशंस पसंद थे। इसी बीच एक बार उनको पता चला कि बीएसएफ की टीम आतंकवादियों के मुठभेड़ में फंस गई है। उनको आदेश मिला कि एक यूनिट की क्विक रिएक्शन टीम भेजनी होगी। विवेक ने किसी के आदेश का इंतजार नहीं किया, वो खुद जवानों को लेकर निकल पड़े। उनके कमांडिंग अफसर बाद में याद करते हैं दैट ही वाज अ बॉर्न सोल्जर। एक बार उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। इस शौर्य पर उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। उनके साथी बताते हैं कि उनको उस मेडल से ज्यादा इस बात की खुशी थी, उन्हें आतंकवादियों से लड़ने का मौका तो मिला। साल 1997 में मेजर विवेक ने कैप्टन राजश्री बिष्ट से विवाह किया। वो भी सेना में मेडिकल कोर में एक अफसर थी और डॉक्टर भी, यानी दोनों की जिंदगी एक समान थी। वर्दी, देश सेवा और कर्तव्य। इसके बाद साल आया 1999 और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ ऐतिहासिक लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। एक तरफ दोस्ती की बातें हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी आदतन ऑपरेशन अल बद्र लॉन्च करके चुपचाप कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर रहे थे, यानी कि वो हिंदुस्तानियों की पीठ में खंजर घोंप रहे थे, जिसको एक अघोषित जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों के सैनिक सर्दियों में वापस नीचे आ जाएंगे। और पाकिस्तान ने इस जेंटलमैन स्पिरिट को तोड़ दिया। उन्होंने ऑपरेशन अलबद्र लॉन्च किया और कारगिल की उन खाली चोटियों पर कब्जा कर लिया। 3 मई को इस घुसपैठ का पता चला और कुछ ही दिनों में पूरा देश युद्ध की आग में चला गया। इन चोटियों पर सबसे महत्वपूर्ण थी तोलोलिंग, क्योंकि वहां से दुश्मन नेशनल हाईवे NH-1D को सीधे देख सकता था, यानी लेह और लद्दाख की सप्लाई लाइन पूरी तरीके से खतरे में थी। अगर तोलोलिंग लंबे समय तक दुश्मन के पास रहती तो युद्ध और लंबा खिंच सकता था और भीषण खतरनाक हो सकता था। भारत को किसी भी कीमत पर तोलोलिंग वापस चाहिए था। 12 जून 1999 की रात 2 राजपूताना राइफल्स को जिम्मेदारी मिली कि वो तोलोलिंग पर कब्जा करें। उनके सामने थी पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक पलटन। इससे पहले नागा, गढ़वाल और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 3 बटालियनों ने 2 तरफ से तोलोलिंग को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी कारण से असफल रहे थे। सबसे पहले 31 मई 1999 को तोलोलिंग पर कब्जा करने की 2 कोशिशें की गई। उसके बाद 2 और 3 जून की मध्यरात्रि को फिर से यह कोशिश किया गया, लेकिन 16,000 फीट की उस ऊंचाई पर दुश्मन बहुत ही सेफ और एडवांटेज वाली पोजीशन में तैनात था। कल्पना कीजिए कि आपको सीधी चढ़ाई चढ़नी है और दुश्मन आपको सीधे देख सकता है, लेकिन आप उसको यहां से नहीं देख सकते, और यही तोलोलिंग था। ऐसे में कर्नल MV रविंद्रन के नेतृत्व में 2 राजपूताना राइफल्स को यह मिशन सौंपा गया। 12 और 13 जून 1999 की मध्यरात्रि को भारतीय सेना की 2 राजपूताना राइफल्स को हमले के लिए भेजा गया। इससे पहले 12 जून 1999 को फाइनल अटैक से पहले पलटन ने एक मॉक ड्रिल किया और मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। हमले से पहले मेजर विवेक गुप्ता अपने सैनिकों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं तोलोलिंग की ओर तो जा रहा हूं और मैं सबसे आगे बढ़ूंगा, लेकिन अगर मैं वापस लौटूं तो मुझे सीधे गोली मार देना। रात 8:30 बजे यह हमला शुरू हुआ। मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में चार्ली कंपनी सबसे आगे चल रही थी। भारी गोलीबारी के बीच जवान एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से दुश्मन की मशीन गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। शुरुआती हमले में ही उनकी पलटन के 3 जवान घायल हो गए। कंपनी एक खुली जगह में फंस गई। मौत चारों तरफ थी और यहीं पर मेजर विवेक गुप्ता ने वो फैसला लिया जिसने पूरे युद्ध की दशा और दिशा बदल दी। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर उठाया और सीधे दुश्मन की बंकर पर दाग दिया। एक धमाका हुआ और अगले ही पल वो अकेले दुश्मन की तरफ दौड़ने लगे। गोलियां चल रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। उनको एक गोली लगी, फिर दूसरी, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे, उस दर्द को नजरअंदाज करते हुए। उनका खून बह रहा था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। फिर वह दुश्मन की बंकर तक पहुंच गए और शुरू हुई हाथापाई। उन्होंने वहीं 3 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया।
जब भारतीय जवानों ने अपने कमांडर को यह करते देखा तो वो भी जोश से भर गए और दुश्मन पर टूट पड़े। कुछ ही देर में दुश्मन का बंकर भारतीय सेना के कब्जे में था। तो लो लिंग पर फतह का ऐलान होने ही वाला था, लेकिन उस जीत की कीमत अभी बाकी थी। इसी बीच एक और गोली मेजर विवेक गुप्ता को लगी। इस बार चोट बेहद गंभीर थी। उन्होंने अपने सैनिकों को आगे बढ़ते देखा, तिरंगे को लहराते देखा और उसी रणभूमि पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 13 जून 1992 को वो सेना में कमीशन हुए थे और उसी 13 जून को साल 1999 में उनको वीर गति प्राप्त हुई। ठीक 7 साल बाद, यानी 7 साल पहले उन्होंने अफसर बनने के बाद जो पहली कसम खाई थी कि उनके लिए देश सबसे पहले होगा, उसी तारीख पर उन्होंने देश को दिए उस कसम को पूरा किया। जैसे कि भाग्य ने ये पूरा चक्र पहले ही लिख दिया था। जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया तब हजारों लोग वहां मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की नजर जिस चेहरे पे थी वह थी कैप्टन राजश्री बिष्ट गुप्ता पर। उनकी पत्नी, एक सैन्य अधिकारी और एक डॉक्टर। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने वर्दी में ही अपने पति के पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया। वह तस्वीर आज भी कारगिल युद्ध के सबसे भावुक तस्वीरों में गिनी जाती है। मेजर विवेक गुप्ता को उनके शौर्य के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। उनके कमांडिंग अफसर का मानना था कि उनकी वीरता परम वीर चक्र के योग्य थी। मेजर विवेक गुप्ता ने अपने पिता कर्नल BRS गुप्ता को अपने मिशन से पहले अपना आखिरी खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको मुझ पर गर्व होना चाहिए डैडी। मैं इस वर्दी में राष्ट्र के लिए अपना कुछ योगदान तो दे रहा हूँ। इस कंपनी का कमांडर होना किसी के लिए सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है। डैडी, आप चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यह खत उनको मेजर विवेक के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद, यानी 17 जून 1999 को कर्नल BRS गुप्ता के घर पहुंचा था। मेजर विवेक गुप्ता ने अपनी रेजिमेंट की उन पंक्तियों को सार्थक कर दिया जिसको मैंने राजपूताना राइफल्स के ही सेंटर में पढ़ा था कि आदि से अनंत तक यही रही परंपरा, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा संकेत देश के विदेशी मुद्रा भंडार से मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 670 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। विदेशी मुद्रा भंडार में ये वृद्धि न सिर्फ रुपये की मजबूती को प्रदान करती है, बल्कि वैश्विक झटकों से निपटने की देश की क्षमता को भी बढ़ाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हर घर में मुश्किल समय के लिए कुछ बचत रखी जाती है, वैसे ही हर देश के पास भी एक इमरजेंसी सेविंग अकाउंट होता है। इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यही वो ताकत है जो दुनिया में आर्थिक संकट आने पर भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद करती है। और आज भारत इसी मामले में दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। कैसे? आइए आसान भाषा में इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते क्या हैं। सरल भाषा में कहें तो ये वो विदेशी मुद्रा, सोना या अन्य अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं होती हैं जिन्हें देश का केंद्र बैंक संभाल कर रखता है। जरूरत पड़ने पर इन्हीं का इस्तेमाल आयात, विदेशी भुगतान और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस पर भारत की स्थिति क्या है? ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 19 जून 2026 तक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 672.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुके हैं। यानी एक साल पहले की तुलना में इनमें 9% की बढ़ोतरी हुई है। जून 2025 में ये लगभग 617 अरब डॉलर थे, वो बढ़कर 672.6 अरब डॉलर हो गए हैं। अब आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि दुनिया में भारत कहां खड़ा है। अगर दुनिया के बड़े देशों की बात करें तो सबसे ऊपर है चीन, इसके बाद जापान, फिर स्विट्जरलैंड और फिर रूस। इसके बाद भारत 5वें स्थान पर है। यानी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत के पास सबसे मजबूत विदेशी मुद्रा भंडारणों में से एक मौजूद है। लेकिन आखिर इतने बड़े रिजर्व्स का फायदा क्या है? पहला फायदा, वैश्विक झटकों से सुरक्षा। अगर दुनिया में आर्थिक संकट आ भी जाए या किसी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल हो, तो बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देश के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इसका दूसरा फायदा, इंपोर्ट और पेमेंट्स में भरोसा। भारत हर साल तेल, मशीनें और कई जरूरी चीजें विदेश से खरीदता है। ऐसे समय में मजबूत विदेशी मुद्रा भंडारण ये भरोसा देता है कि देश अपने इंपोर्ट बिल्स, विदेशी कर्ज और अंतरराष्ट्रीय भुगतान समय पर कर सकेगा। तीसरा फायदा, निवेशकों का भरोसा। जब किसी देश के पास मजबूत रिजर्व्स होते हैं तो दुनिया के निवेशकों का विश्वास भी बढ़ता है। इससे देश की आर्थिक साख मजबूत होती है और लंबे समय के लिए निवेश को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसका चौथा फायदा, अर्थव्यवस्था में स्थिरता। मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देश की मुद्रा को स्थिर रखने में मदद करते हैं, साथ ही पूरी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों के सामने अधिक मजबूत और लचीला बनाते हैं। तो अगर आसान भाषा में समझें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये देश की आर्थिक ताकत, वैश्विक संकट में सुरक्षा, विदेशी व्यापार में भरोसा और निवेशकों के विश्वास की नींव भी है। इंफोग्राफिक्स के अनुसार 19 जून 2026 तक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 672.6 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच चुके हैं, जो एक साल में 9% की वृद्धि के साथ भारत को अपने समकक्ष देशों के बीच 5वें सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देश में शामिल करता है।
अक्सर कहा जाता है कि ज्यादा दौड़ने से घुटने खराब हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सच है? विशेषज्ञों के अनुसार इसका जवाब है हर किसी के लिए नहीं। यदि आपके घुटने स्वस्थ हैं, शरीर फिट है और आप सही तकनीक और संतुलित अभ्यास के साथ दौड़ते हैं तो सामान्यतः दौड़ने से घुटनों को नुकसान नहीं होता है, बल्कि नियमित दौड़ हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि यदि पहले से घुटनों में दर्द है, गठिया, लिगामेंट की चोट या फिर कोई अन्य समस्या है तो बिना डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के दौड़ना परेशानी बढ़ा सकता है। यानी निष्कर्ष साफ है, दौड़ना नहीं बल्कि आपके घुटनों की स्थिति और दौड़ने का सही तरीका तय करता है कि ये फायदेमंद होगा या नुकसानदेह। दौड़ने से घुटने खराब हो जाएंगे तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दौड़ने से घुटने खराब हो जाएंगे। अगर आप यंग आदमी हैं तो दौड़ना चाहिए। दौड़ने से आपके घुटने की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कार्टिलेज स्ट्रांग होते हैं, ज्वाइंट को न्यूट्रिशन मिलता है। अगर आप रेगुलर दौड़ रहे हैं तो ये एक कंट्रोल प्रेशर पड़ता है घुटने पे और इससे घुटना खराब नहीं होता है। अगर आप नहीं दौड़ रहे हैं तो अब नहीं दौड़ेंगे तो एक्चुअली दौड़ेंगे तो थोड़ा प्रेशर तो पड़ता ही है, लेकिन अगर सोचिए कि हम नहीं दौड़ रहे हैं तो मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। नहीं दौड़ेंगे तो धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है आपका वजन बढ़े तो वो और ज्यादा डैमेज करेगा। एज ए यंग पर्सन जिनको घुटने की तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बार आपको घुटने की तकलीफ हो गई, अब एक बार आपके घुटने की गादी घिस गई, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, तब हम लोग दौड़ने का मना करते हैं, क्योंकि वहां पे दौड़ने से जो बेनिफिट होने वाला है ना वो उसमें हार्म उसमें ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए वैसे मरीज को हम लोग दौड़ना मना करते हैं, लेकिन दौड़ने से कार्टिलेज खराब हो जाते हैं ये कहना बहुत गलत होगा। अगर मैं इस तरह की बातें कह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़े पॉपुलेशंस को एक दौड़ने के बेनिफिट से हम रोक रहे हैं। तो दौड़ना यूजफुल है अगर आप यंग आदमी हैं, आपके घुटने में कोई तकलीफ नहीं है, और ये घुटने के लिए भी यूजफुल है। लेकिन वही अगर आप ओल्ड एज के हो गए हैं, आपके घुटने खराब हो गए हैं, आपको चलने में, नीचे बैठने उठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 आर्थराइटिस डेवलप हो गया, तो वैसे में हम लोग दौड़ने का मना कर सकते हैं। लेकिन आप वैसे में साइकिलिंग कर सकते हैं, ऐसे में स्विमिंग कर सकते हैं, वैसे में आप साइकिलिंग, स्विमिंग और एक और एक्टिविटी है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज जो रहते हैं वो कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जंपिंग, हाई कांटेक्ट स्पोर्ट्स जैसे जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, फुटबॉल खेलना हुआ, बैडमिंटन खेलना हुआ। अगर आपके कार्टिलेज डैमेज हुए हैं तो ये मना करते हैं। लेकिन आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा वो जॉगिंग भी जो फास्ट चलना होता है वो भी कर सकते हैं। अगर आपके घुटने के खराब हुए हैं घुटने तब भी। तो इसी के साथ क्रिएटर्स कॉर्नर के इस क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग कर गुजरने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8130555806। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तो क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।